chapter capacitor SC1. Give me a minute, Savank. Chapter capacitor, question number 25. मतलब पार्ट सी वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं जिसमें 2 वोल्ट वाला वो है, यस दो सेल्स हैं, ठीक है। मतलब ये एक सेल है, ये ऐसे, इसकी पोलैरिटी देख लेना कि मैं सही ड्रॉ कर रहा हूँ या नहीं। ये ऐसे है और ये ऐसे है। देयर इज अ कैपेसिटर दिस वे and this capacitor is of 2 microfarad. This is a capacitor of 2 microfarad. ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये 2 वोल्ट का सेल, ये भी 2 वोल्ट का सेल, और यहाँ पर वी हैव अगेन अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड एंड देन व्हाट वी हैव, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और ये 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग हियर, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया, वी ए माइनस वी बी, बीच में 5 माइक्रोफैराड नहीं थी बीच में क्या नहीं है, 5 माइक्रोफैराड बोल के नहीं दिया हुआ है। एक मिनट रुको, लेट मी चेक माय पीडीएफ अगेन, एक्सक्यूज मी। कैपेसिटर दिया है पर कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B between the points A and B shown in the each part. देखो इस बीच वाले, हाँ बीच वाले में बुक के अंदर जो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, बुक के अंदर ये इशू है कि इसमें कैपेसिटेंस दिखाई नहीं दे रहा, बट बिना कैपेसिटेंस के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। इस बुक में ये एरर है, मिस प्रिंटिंग है, ये मेक इट एज 5, ओके सर। ठीक है। मेक दिस कैपेसिटेंस एज 5 माइक्रोफैराड, दिस इज द मिस प्रिंटिंग इन दिस बुक। चलिए सर, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके कई सारे तरीके हैं, आप कई सारे तरीके कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर मान लो हमने 0 मान लिया, तो यहाँ पर हम इसको कितना मान सकते हैं, 2। यहाँ पर हम इसको ले लेंगे -2, ठीक है, 2 -2 ये आ जाएगा, और यहाँ पर इस पॉइंट को हम x मान लेगा। तो इसका एक तरीका, तो ये जंक्शन है, यहाँ से मान लो ये चार्ज Q1 जा रहा है, ये चार्ज Q2 जा रहा है, सेवांग आर यू देयर, Q3 जा रहा है। तो इन तीनों चार्जेस का सम, तीनों चार्जेस का सम एट द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तीनों चार्जेस का सम कितना होगा यहाँ पर, तो व्हाट वुड बी द सम ऑफ ऑल दीज। तो यहाँ देखो ये 2 वोल्ट होगा, ये वाला पॉइंट -2 वोल्ट होगा। तो चार्ज होता है क्या, चार्ज होता है कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस x -2, प्लस यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय अगेन x माइनस ऑफ 2, और यहाँ कितना लिखेंगे, प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय 5। दिस होल विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, तो ये यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, 2x माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 2x, ये +2 हो जाएगा, तो ये प्लस ऑफ 4 हो जाएगा, और ये प्लस ऑफ 5x will be equal to 0. This and this will cancel out. This 4x is equal to 5x, 4x, ये कैंसिल हो रहा है, 2x माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4। सर आप फिर से बता दोगे, मैं आउट हो गया था सॉरी सर। इसमें पहली बात तो ये बीच वाले रेजिस्टर का, सॉरी बीच वाले कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस बुक के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, विच इज अ मिस प्रिंटिंग इन दैट। तो इसमें मैंने तो पहले तो ये अगर 5 माइक्रोफैराड में लेता हूँ, आई डोंट नो वेदर इट इज 5 माइक्रोफैराड और नॉट। इससे पहले कितना दिया है सर कि इससे पहले वाले पार्ट्स में, ये एक मिनट रुको सर, हाँ सर आपको बताना है, शोन इज पार्ट ऑफ द फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मुझे ए और बी में, इसका उसने कैपेसिटेंस दिया ही नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है कि ही हैजंट गिवन अस द कैपेसिटेंस ऑफ दिस मिडिल वन। तो अगर नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं है,
तो सर हम ये काम, अब देखो मैंने क्या किया सेवांग, आई विल टेल यू व्हाट आई हैव डन। एक मिनट रुकना जरा, मैं ये शिफ्ट कर लूं। एक मिनट, सबकी बात सुनूंगा मैं। हाँ हाँ भाई शिवांग, यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे शिवांग तो 0 आएगा। सर ये मैंने किया क्या, आई एम यूजिंग द जंक्शन रूल है। जंक्शन रूल में मैंने क्या किया है, तो आपको एक बात मालूम है कि इफ वी हैव एनी जंक्शन, जैसे ये वाला एक जंक्शन है, तो यहाँ पर एक जंक्शन है, तो इस जंक्शन का मैंने वोल्टेज x मान लिया लेटेस्ट से। तो हमें मालूम है कि ये जंक्शन है, तो मान लो कि यहाँ से चार्जेस निकल रहे हैं। जब भी आपको जंक्शन का वोल्टेज नहीं पता हो शिवांग, आपको अगर जंक्शन का वोल्टेज नहीं पता है कि व्हाट इज द वोल्टेज एट द जंक्शन, तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि जंक्शन का कोई भी वोल्टेज, मान लो x y कुछ भी, एंड अज्यूम दैट दैट Yes, इज sir. द वैल्यू, वो जो वोल्टेज है दैट इज द मैक्सिमम वन, मतलब वो आसपास वाले वोल्टेज से सबसे ज्यादा है जब तक, और उसको कैलकुलेट करिए। तो आप अगर इसको जंक्शन मान लेंगे, तो यहाँ से आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ चार्ज जा रहा है, यहाँ चार्ज जा रहा है, यहाँ चार्ज जा रहा है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। बट याद रखो किसी जंक्शन पे भी चार्ज आता भी है और वहां से जाता भी है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि चार्जेस यहाँ से निकल रहे हैं। तो हमने चार्ज होता क्या है, तो चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका चार्ज की वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू द चार्ज। तो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस ऑफ 2, इस वाले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस ऑफ 2, और इस वाले के लिए x माइनस ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ से x 0 आ गया। जब x 0 आ गया तो ये पोटेंशियल भी 0, दैट पोटेंशियल इज आल्सो 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से तो 0 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, एक बात जी और सर. समझो, एक बात आप और सोचो। हैविंग सेड दैट, अगर ये मान लो कि ये बीच वाला कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का होता, तो क्या ये इस आंसर पे कोई डिफरेंस आ जाता? No, sir. नो सर। तो इसीलिए वर्मा जी ने शायद इसका बीच वाले का कैपेसिटेंस नहीं दिया है कि यू टेक इट एज एनीथिंग, 4 10 सी एक्स वाई जेड कुछ भी मानो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट वुड ऑलवेज बी 0। चाहे आप उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द मिडिल ब्रांच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ दैट मिडिल ब्रांच। ठीक है, चलिए और कोई पूछ रहा था, कोई और डाउट पूछना चाह रहा है, Yes. पूछिए पूछिए, किसी और का कोई डाउट है तो। सर वो भेजा था असाइनमेंट सेक्शन, मेरे पास असाइनमेंट नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। आप एक दो लाइन भी बता देंगे तो आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। हाँ, किसने भेजा है क्वेश्चन, और किसने भेजा है? सर यश हाँ यश, कहाँ भेजा बेटा, कहाँ पर है आपका चैट क्वेश्चन? चैट चैट बॉक्स में चैट में, इस वाले में भेजा होगा शायद। अच्छा, ये पीडीएफ जो भेजा आपने, स्क्रीनशॉट। हाँ ये स्क्रीनशॉट। अरे खोल भाई। Okay, let me check your question. You have sent me the screenshot. 4 और 4, 4 और 4, ये इट्स अ फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 और 4 सीरीज में, तो 1/4 प्लस 1/4, तो हो जाएगा 1/2 1/2, और 1/2 1/2 1/2, ये सीरीज में होगा तो 4 और 4 हो जाएगा, नहीं नहीं 4 और 4 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में होगा तो इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होगा तुम्हारा कि सर ये कैसे आया, आपने तो कह दिया, बकवास कर दी। तो उसके लिए आज अब आप आज की क्लास कर लो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। वो व्हीटस्टोन ब्रिज जब हम करेंगे ना, तो वो ये क्वेश्चन आपका जो भेजा है वो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए बेफिक्र रहो। ठीक है यशवर्धन? यस सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहा है, या मैं स्टार्ट कर दूं?
मेरे एनसीईआरटी से सर एग्जांपल का। एनसीईआरटी किसका है भाई? अनुभव का। यस सर। एनसीईआरटी में कौन सा एग्जांपल? मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, तो इसलिए प्लीज क्वेश्चन पढ़िए। सर इसमें जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कुछ लिखा नहीं है आगे पे। डिफाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक नहीं है मेरे पास। बिल्कुल, मैं ढूंढता हूँ एनसीईआरटी। एक मिनट रुकना, मेरे को टाइम देना। चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यस सर। उसका एग्जांपल करो। नहीं, इसमें एग्जांपल नहीं है यार, वो एनसीईआरटी मेरे पास है नहीं। कोई सर्किट बता सकते हो कैसी है? कुछ आइडिया स्क्रीन पे एनोटेट कर सकते हो? सर काइट टाइप का है, काइट टाइप का। अच्छा, एक एज पे है आपका सेल रखा हुआ है 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट का सेल। ये लास्ट क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं कह रहे आप? ये ऐसा है क्या? ये ऐसा ऐसा? ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर कह रहे हैं क्या आप? रफली ऐसे ही दिखाई दे रहा है। सक्षम चोपड़ा शेयर्ड अ फाइल इन द मीटिंग। रफली अगर ऐसे दिखाई दे रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो ये हमने लास्ट क्लास में किया है। ये सर केवीएल इसके पे ऊपर सॉल्व वाला होगा। भी है, ये 2 एग्जांपल थे ना। हाँ हाँ, एक उसमें क्यूबॉइड टाइप का है। अच्छा, समझ गया। एक क्यूब बना हुआ है, उसके 6 उस पे रेजिस्टर्स हैं, वही कह रहे हो क्या? उसके सारे वो एजेस पे जो है वो रखा हुआ है I/2 का। रेजिस्टर्स होंगे आर ओम के, सारे एजेस पे रेजिस्टर होंगे आर ओम के। दैट इज यस व्हाट सर। यू आर ट्राइंग टू से। ठीक है, इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका, अगर ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ यही पूछना चाह रहे हो शायद तुम, कि सर ये क्यूब है ऐसा, और सब अपने आप में एक रेजिस्टर है ऑफ आर ओम, और यहाँ पर क्या अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना, यही है क्या? यस सर। अब देखो, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं सॉल्व करने के। मैं आई एम टेकिंग द इजीएस्ट मेथड बाय विच आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए, और जो सिंपलेस्ट मेथड है वो मैं बता देता हूँ, वो ध्यान से सुन लो। इसमें एक तरीका, आप किरचॉफ्स लॉज को भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट अदर देन दैट विदाउट यूजिंग दिस, मैं उसके अलावा भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए बेसिकली करना क्या इसमें, इसमें बेसिकली देखो, इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट होता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस पॉइंट को देखो, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज 1, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज 2, एंड लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट एज 3। हाउ मेनी रेजिस्टर यू आर क्रॉसिंग इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट 1, और पॉइंट P टू पॉइंट 2, और पॉइंट P टू पॉइंट 3? कितने रेजिस्टर क्रॉस कर रहे हो? वेरी गुड। Either in going from P to 1 or P to 2 or P to 3, I am crossing 1 resistor each. तो इसका मतलब है कि अगर सोचो आप, यहाँ पर एक बात समझो, चाहे मैं ऐसे से यहाँ जाऊं या ऐसे से यहाँ जाऊं, यहाँ पर अगर ये 10 वोल्ट है और ये रेजिस्टर आर ओम का है, तो यहाँ पर जितना वोल्टेज मिलेगा, ये भी आर ओम का है तो इसके एंड पे भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा, और ये भी आर है तो उतना ही वोल्टेज मिलेगा या नहीं? आर, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। डू यू एग्री? ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1, 2 और 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका वोल्टेज सेम है। ठीक है, नाउ इसके अलावा 1 से अगर आप स्टार्ट करिए, तो 1 से आप स्टार्ट करिए, तो यहाँ से और यहाँ से ये 2 ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मतलब अगर ये तीनों आइडेंटिकल है, इसमें आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर करंट I/3 आ गया, अगर मान लो, तो यहाँ पर करंट I/3 आएगा, और यहाँ पर करंट I/3 आएगा। ठीक है, और यहाँ से करंट I आया। अब यहाँ पर जब ये I/3 आएगा, तो इसको 2 रास्ते मिलेंगे या नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से ये I/6 जाएगा, यहाँ से I/6 जाएगा। मान लो इस पॉइंट को आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज 4, आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज 5।
तो जितना वोल्टेज आपको 4 पे मिलेगा उतना ही वोल्टेज आपको 5 पे मिलेगा, क्योंकि ये रेजिस्टर भी आ रहा है, ये रेजिस्टर भी आ रहा है, और दोनों में करंट सेम जा रहा है। भाई रेजिस्टर आइडेंटिकल है, करंट भी सेम है, तो दूसरे वाले एंड पे वोल्टेज सेम मिलेगा ना बेटा। यस सर। वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर ये करंट I/3 यहाँ आया, ये I/6, ये I/6, ठीक है। इसका मतलब ये 2 से 4, और इस वाले पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट एज 6, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर और कहाँ करंट पहुंचा था, 0.3 पे, 0.3 के बाद अगर आप देखेंगे तो 0.3 के बाद भी 2 रेजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर I/6 और यहाँ पर I/6, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट को मैं 6 पॉइंट है, तो यहाँ से अगर आप सब सारे बच्चे अगर बहुत ध्यान से देखो तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1, 2 और 3 पे वोल्टेज की वैल्यू सेम है। देख P पॉइंट पे से स्टार्ट होंगे तो 1, 2 और 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका वोल्टेज सेम है। उसके बाद और कौन सा पॉइंट है जिसके वोल्टेज सेम है 2 के बाद, तो 2 के बाद 4, 5 और 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके वोल्टेज सेम है। 4, 5 एंड 6 ये वो पॉइंट्स हैं जिसके वोल्टेज सेम है। और उसके बाद अल्टीमेटली आप कहाँ पे पहुंच जाइएगा, आप पहुंच जाइएगा Q पे। देखिए 6 से भी आप कहाँ पहुंचिएगा, Q पे, 5 से भी आप कहाँ पहुंचिएगा, Q पे, और 4 से भी कहाँ पहुंचिएगा, Q पे। इसका मतलब अगेन आप 3 रेजिस्टर क्रॉस करके पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब 4 से Q और 5, 6 से Q और 5 से Q, 4 से Q, 6 से Q और 5 से Q जाने वाले रास्ते सेम है या नहीं है? यस सर है। अब देखो P से 1 एक रेजिस्टर, P से 2 एक रेजिस्टर, P से 3 एक रेजिस्टर, ये सब आइडेंटिकल था, ऐसे आगे 2 से 4 पे एक रेजिस्टर, और 2 से एक और रेजिस्टर है जो 6 पे जा रहा है, तो 2 से 6 पे एक रेजिस्टर। 1 से देखो अगर, तो 1 से एक रेजिस्टर 4 पे जा रहा है और 1 से एक रेजिस्टर 5 पे जा रहा है, तो 2 रेजिस्टर यहाँ भी। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद 3 से एक रेजिस्टर 5 पे जा रहा है और 3 से एक रेजिस्टर 6 पे जा रहा है, तो ये सब आइडेंटिकल रास्ते हैं, तो ये फिर से पैरेलल, जो आइडेंटिकल है वो पैरेलल। उसके बाद 4 से एक रास्ता Q पे जा रहा है तो 4 से Q पे चले गए, 5 से एक रास्ता Q पे जा रहा है तो 5 से Q पे चले गए, 6 से एक रास्ता Q पे जा रहा है तो 6 से Q पे चले गए। तो ये आपका कॉम्बिनेशन आ गया, ये एक कॉम्बिनेशन आ गया, समझ में आई बात। अब ये आर 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 आर, ये भी आर 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 आर, और ये भी आर 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 आर, तो यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, ऊपर कर रहा हूँ, तो ये R/3, ये R/6 और ये R/3। अब ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा R/3 प्लस ऑफ R/6 प्लस ऑफ R/3। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। हजम हुआ? यस सर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, नहीं तो मैं फिर एक और क्वेश्चन पे आता हूँ। ले लिया सर। सर हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। सर इसी में ये तो बॉडी डायगोनल पर किया ना, मतलब फेस डायगोनल और दो और होते हैं, सर फेस तो डायगोनल सब में यही मेथड काम नहीं वो आएगा, उस इसमें दोनों ये में मेथड काम आएगा, इसमें ये मेथड काम आएगा, ठीक है। और तो उन दूसरा दोनों में डायगोनल ये हो चेक सकता है कि कर एक ही दीजिए। एज के अबाउट निकाला जा सकता है, ये भी एक तरीका होता है, और एक होता है फेस डायगोनल के अबाउट। दो तीन वैरायटी बनते हैं, एक तो मैंने कर दिया बॉडी डायगोनल के अबाउट, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन गिवन है वो बॉडी डायगोनल के अबाउट है। दूसरा क्या हो सकता है, किसी एक फेस के अबाउट हो, ठीक है, तो उसमें आप सिमेट्री का Yes, sir. मेथड लगा सकते हैं फेस के अबाउट वाले में ना, यू कैन अप्लाई द मेथड ऑफ सिमेट्री। देखो सब क्वेश्चन एक ही फॉर्म पे से सॉल्व नहीं होंगे, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि ये बाकी दो फुर्सत से समझाऊंगा, वैसे मैं एक हिंट दे देता हूँ कि अगर ये ऐसे होता कि इसके फेस के अबाउट निकालो, ठीक है, इस फेस के अबाउट निकालो, तो इस केस में इस वाले ब्रांच में और ये वाला जो ब्रांच है इसमें कोई करंट नहीं जाता, ठीक है। क्यों नहीं जाता, आई विल टेल यू लेटर ऑन, कि ये सिमेट्रिक सर्किट से सॉल्व होगा ये। तो इन दोनों ब्रांचेस में कोई करंट नहीं जाता, ये और ये सीरीज में होता, ये और सीरीज में होता तो एक रेजिस्टर बन जाता, ये और सीरीज में होता है, ये सीरीज में हो जाएगा तो एक रेजिस्टर बन जाएगा, और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये कभी फुर्सत में समझेंगे सर, वरना इस पर बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। खास पेल Okay, sir. Yes, sir. अच्छा, वन मोर डाउट विच आई हैव गॉट फ्रॉम सक्षम, तो वो भी डाउट मैं देख लेता हूँ, उसके बाद फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कहता है टू आइडियल बैटरीज ऑफ ईएमएफ V1 and V2 आर थ्री रेजिस्टर्स R1 and R2 and R3 are connected as shown in the figure. The current in the resistance R2 is,
देखो ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप सीधा सीधा केवीएल लगा लो। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये रेजिस्टर ऐसे, ये ऐसे रेजिस्टर, फिर एक रेजिस्टर ऐसे, और यहाँ पर एक सेल ऐसे। तो आपसे बोला है सर ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है, ये V2 है और ये V1 है। ठीक है, इस केस में आपसे पूछता है कि द करंट इन द रेजिस्टर R2 वुड बी 0 इफ। इस रेजिस्टर में करंट कब जीरो होगा, मतलब इस रेजिस्टर में करंट जीरो होने का मतलब एक बात तो ऑब्वियस है कि भाई ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, मतलब ये x और ये पॉइंट y, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, मतलब ये x जितना उतना ही y हो, तो उस केस में इस रेजिस्टर में जीरो होगा करंट। और ये कब होगा, ये कब पॉसिबल होगा कि इसमें भाई ये दोनों पॉइंट्स के जो वोल्टेजेस हैं वो सेम हो जाएं या इक्वल हो जाएं, ये कब पॉसिबल होगा? तो अगर मान लो ये x और y ये दोनों वोल्टेजेस सेम है, ये सेम है, तो ये सेम है, ये x है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे अगर, अच्छा इस सेम होने का कुछ भी मतलब हो सकता है कि दोनों 2 हो 4 हो कुछ भी हो। मान लो ये मैं कह लो तो 0 है, ये भी 0 है, तो ये V होगा, तो यहाँ पर भी ये V होगा। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस वो V माइनस ऑफ 0 आएगा। अच्छा उसी तरह से ये 0 है तो ये V2 है, ठीक है, और ये वाला 0 ये 0 है, तो इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू V2R3। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से ये V1 आएगा, V1 आएगा, ये 0 यहाँ से ये V1, ठीक है। तो पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है और दूसरे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है हमसे। रिलेशन पूछा किसमें? अच्छा इसमें ये ऑप्शंस देके मुझसे रिलेशन पूछ रहा है कि कब ऐसा होगा, है ना। तो अब देखिए इसमें अगर मैं केवीएल लगा दूं तो ज्यादा आसान केवीएल से ही पड़ेगा। चलो केवीएल ही लगाते हैं, इस वाले मेथड से ज्यादा अच्छा है कि केवीएल आप लगाएंगे। अगर आप केवीएल लगाएंगे तो मान लीजिए यहाँ से करंट आया, मान लीजिए यहाँ से करंट आया I1, ये करंट यहाँ गया, और यहाँ से करंट आया मान लीजिए I2, ये करंट यहाँ आया, इस वाले ब्रांच में I1 प्लस ऑफ I2 आएगा, तो यहाँ I1 चला जाएगा सक्षम भाई, और यहाँ कितना करंट आ जाएगा I2। इस दोनों लूप में अगर आप केवीएल लगा दें तो V1 माइनस ऑफ I1 R1, ठीक है, माइनस ऑफ I1 प्लस ऑफ I2 मल्टीप्लाइड बाय R2, दिस होल मस्ट बी इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? और इस दूसरे वाले में अगर आप लूप में घूम जाएं तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, देखना ये I2 ऐसे जा रहा है और मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा मैं कैसे जा रहा हूँ। V2 प्लस ऑफ I2 R3 प्लस ऑफ I1 प्लस ऑफ I2 R2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ। नहीं आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? 0। करंट जो R2 के थ्रू जा रहा है वो कितना चाहिए मुझे? 0। जीरो। तो I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू 0, राइट? तो I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू 0। ऐसे में फंस तो नहीं जाएंगे हम लोग? I1 प्लस ऑफ I2 अगर सम ले लेंगे 0 तो उस केस में इफ करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0 करना है हमें, तो इफ I1 प्लस ऑफ I2 इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब यही हुआ कि I1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ I2। ठीक है, तो I1 प्लस I2 0, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? V1 और माइनस ऑफ I1 R1 इज इक्वल टू 0 एंड V2 प्लस ऑफ I2 R3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट इस लॉजिक को यहाँ पर अगर पुट कर दीजिए तो क्या लिखेगा? V1 माइनस ऑफ I1 R1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू I1 R1, ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। यहाँ पर I2 की जगह माइनस ऑफ I1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू I1 R3। समझे सक्षम क्या किया मैंने? यस सर। दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? V1 V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3। ठीक है, जी सर। ये रिलेशन आ जाएगा सर आपका।
अब इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आप किसी भी ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए किसमें ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है। कर लोगे अब, आगे बताऊं? सर मैंने भी यहीं तक ही कर लिया था। अच्छा, अभी वैल्यूज को आपके जो ऑप्शंस दिए हैं ना उसमें ये सब्स्टिट्यूट करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे R1/R2 आ गया, V1 और V2 R2/R2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई है हमारी, V1 = I1R1। तो V1 को अगर हम रख दें V2 R1/R2, फिर दोनों को डिवाइड कर दें। देखो V1 को मैं V2 के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर V2 के टर्म्स में मैं इसको लिख सकता हूँ V2 R1/R2 = I1R1, और ये वाला V2 एज इट इज I1R3। इन दोनों को आपस में डिवाइड करिए तो V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 = I1R1 कैंसिल हो जाएगा, R1R3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R1 से R1 कैंसिल हो रहा है, मेरे हिसाब से तो R2 = R3 बन रहा है यहाँ पर, है ना? यस सर। ऐसा कोई ऑप्शन R2 = R3 में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, दो ऑप्शन है, पहला वाला दूसरा वाला। तो R2 = R3 तो आ गया। इसी तरह से अगर मैं V2 को चेंज कर देता, V2 को V1 के टर्म्स में लिख देता, तो V2 को हम V1 के टर्म्स में लिखते तो क्या लिखते हैं, V1 = I1R1 एज इट इज, और V2 की जगह हम लिखते V1 × R2/R1 = I1R3। ठीक है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो I1 से I1, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R2/R1। तो R1/R2 = कितना हो जाता है, R1/R3। ठीक है, तो R1 से R1 फिर से कैंसिल, तो R2 = R3। तो R2 R3 के बराबर तो आ रहा है सर। अब क्वेश्चन ये है कि R2 और R3 इसके बराबर किसके बराबर आएगा, R1 के बराबर या 2R1 के बराबर। तो इसको किस ऑप्शन में रखा जाए जिससे सॉल्व हो जाएगा ये? हाँ भाई, V1 की वैल्यू को हम V2 के टर्म्स में ही रख सकते हैं या V2 को V1 के टर्म्स में रख सकते हैं। इसके आंसर में क्या दे रखा है सक्षम? सर एक सेकंड। R2 = R3 तो बन गया। अब अगर R2 R3 के बराबर है, R1 R2 का रिश्ता क्या है? सर हम्म, सर लास्ट में वो V1/V2 = R1/R3 नहीं होगा? V1 = V2/R2/R3 कहाँ पर बता? सर वो जब दोनों V को डिवाइड किया आपने, सर लास्ट में नीचे सबसे। V1/V2 = हाँ, ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे तो ये R1/R3 आएगा, R1/R3 आएगा। एक मिनट रुको, V1/V2 अगर हम इसको डिवाइड करें तो R1/R3 आएगा। इस R1/R3 को हम किसी एक इक्वेशन में रख दें, ये कितना हो जाएगा, V2 R1/R3 = I1R1। यही बन रहा है ना? यहाँ से R1 कैंसिल, तो V2 = I1R3। यहाँ पर अगर हम रख दें तो ये तो बन गया। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है बेनिफिट।
यार इसका आंसर क्या है सक्षम, एक बार जल्दी से बताओ। सर डी दे रखा है। डी दे रखा है, मतलब R2 इज इक्वल टू R3, वो तो आ ही रहा है। फिर इसका फाइनल आंसर क्यों नहीं आ रहा? चलो जल्दी से देखते हैं फिर से। हमारा जो फाइनल आंसर आया था वो यही आया था ना, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3। ये हमारा जो फाइनली हमें जो मिल रहा है वो यही मिल रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि R1 R2 R3 में क्या रिलेशन है और V1 और V2 में क्या रिलेशन है, ये हमें चेक करना है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू चेक। कोई आइडिया कहाँ से पहुंचेगा? सर हाँ जी, सर वो बड़ा वाला लूप ले सकता हूँ। बड़ा वाला लूप लेने से बन रही है बात। अगर हम सर बड़े वाले लूप में आ जाए तो V1 माइनस ऑफ I1 R1 प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ I2 R3 इज इक्वल टू 0। इसका एक चीज बहुत आसान कर सकता है इस क्वेश्चन को। चलो मैं दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करके देखता हूँ। ये अगर केवीएल वेवीएल लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा कठिन बन रहा है। इसको एक और स्टेप पे लाके मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। देखिए सर, इस पे एक और चीज हम ये कर सकते हैं कि R2 में कोई करंट नहीं जाना, उसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। और ये अपना R3 है, ये अपना R3 है, उसको एज इट इज। और ये वाला जो सेल है ये V2 है, ये अपना एज इट इज। तो ये हो गया सर हमारा V1, ये हो गया सर हमारा R1, ये हो गया सर हमारा V2 और ये हो गया हमारा R2। सर एक बात तो क्लियर है कि इस पूरे सर्किट में अगर करंट हम देखें, बिकॉज दिस एंड दिस आर इन सीरीज, तो सक्षम आई कैन क्लियरली से दैट V1 प्लस V2 इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2। पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया क्या किया मैंने? यस सर। सर ये क्या? नहीं समझे? क्या कह रहे हो? सर ये कैसे है? ये कैसे है, फिर से सुनो भाई। इसको अगर मैं इस सर्किट को ऐसे बना दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत कि भाई ये एक सेल है, ठीक है, ये ऐसे, और फिर यही यहाँ पर एक दूसरा सेल है ऐसे, और ये रेजिस्टर ऐसे और ये ऐसे। ये आपको नहीं लगता ये दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है? यस सर। और अगर अभी भी ये नहीं लगता तो आप केवीएल लगा लो। अगर आप केवीएल लगाओगे तो कोई एक डायरेक्शन ऑफ करंट मान के स्टार्ट करोगे ना, तो आप क्या लिखोगे? V1 माइनस ऑफ I1 IR1 फिर प्लस ऑफ V2 माइनस ऑफ IR2, दिस विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइड बाय R1 प्लस ऑफ R2। डिड यू अंडरस्टैंड? अब ध्यान से सुनिए। अब आपको एक बात मालूम है कि भाई इस वाले ये जो ब्रांच था इसमें कोई करंट नहीं जाना है, इस वाले ब्रांच में R2 में कोई करंट नहीं जाना। वी कैन नॉट हैव एनी करंट इन दिस ब्रांच। तो अगर इस ब्रांच में आपको करंट नहीं जाना है, इस वाले ब्रांच में आपको करंट नहीं जाना है, तो आप क्या लिख सकते हैं? तो आप यहाँ से ऐसे जाके ऐसे अगर लूप में घूमेंगे आप, ये लूप में तो आप क्या लिखेंगे? V1 से स्टार्ट कीजिए, माइनस ऑफ I इंटू R1 लिखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं जाना है, वापस यहीं पहुंच जाइए, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो V1 माइनस ऑफ I की जगह आप क्या लिख देंगे? V1 प्लस ऑफ V2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2। सुन रहे हो सक्षम, समझ रहे हो? प्लीज बताना। इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम V2 में चले इस वाले ब्रांच में, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? V2 माइनस ऑफ V1 प्लस ऑफ V2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 मल्टीप्लाइड बाय कितना? तो मल्टीप्लाइड बाय R3, ये R3 है, मल्टीप्लाइड बाय R3। तो गलती की है मैंने, ये R3 है। समझ आ गई बात? ये क्लियर है? सक्षम ही भाग गया। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई? V1 की वैल्यू आ गई V1 प्लस V2
डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R3 इनटू कितना, तो ये R1 और V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 की वैल्यू हो गई V1 प्लस ऑफ V2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R3 मल्टीप्लाइड बाय R2। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो V1 बाय V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 आ जाएगा। V1 बाय V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 नहीं R3, बार बार मैं क्यों गलती कर रहा हूँ, ये R3 है, तो V1 बाई V2 इज R3 आ जाएगा, ये ऐसा एक इक्वेशन बन जाएगा। Yes. ठीक है, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू R1 बाई R3 आ गया, वो वैसे भी आ रहा था जैसे हमने सॉल्व किया था, अभी भी वही आ रहा है। अब इसको हम फाइनली किसी ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में पुट करने पर ये एग्जैक्ट सेम आ जाता है। तो इसके ऑप्शन से चेक करो इसको। अगर आप फोर्थ ऑप्शन में आओगे तो फोर्थ ऑप्शन आपने मुझे क्या दिया है, इसका फोर्थ ऑप्शन आपने मुझे क्या दिया, ये पहले भी आ रहा था V1। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो R1 अपॉन R3 R1 अपॉन R3 ये आपका रिजल्ट है ना। तो इसमें 2V1 अपॉन V2 ये ऑप्शन इसमें कैसे मैच हो रहा है, क्या कंटिन्यू बन रही है कि नहीं हो रहा है? किसी को कोई ऑप्शन मैच हो पा रहा है क्या इसमें? तो एक काम करो, रहने दो यार, इसको नेक्स्ट डे देखेंगे क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा और इसमें बहुत टाइम खर्च हो रहा है। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट डे देखेंगे। ये सॉल्व करने का तो यही तरीका है कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3 आ रहा होगा। अब ऑप्शन कैसे मैच करें इसका, V1 is equal to V2 is equal to R1 R3। तो यार सक्षम, सॉरी फॉर दिस, बट इसका ऑप्शन हम मैच करेंगे फुर्सत में बैठ के। ठीक है, अभी थोड़ी देर पढ़ ले, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा मैच होगा, क्वेश्चन वाइज ये बहुत आसान है और ये रिजल्ट आ रहा है। अभी मैच कैसे करना है ऑप्शन, वो जरा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट डे। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? और किसी का कोई डाउट है, आगे बढ़े? और किसी का कोई डाउट है, आगे बढ़े? Yes sir, continue. नहीं है। ठीक है, तो आगे सुनिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने नहीं कराया, तो टॉपिक डालिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लिख लिया सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखो सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए आप ऐसा अज्यूम कर लो, मान लो वी आर हैविंग टू सेल्स, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, एंड दीज टू सेल्स आर इन पैरेलल। अच्छा, मैं दो सेल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा आसान रहे। एंड द थिंग विच इज वैलिड फॉर टू सेल इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। जो दो सेल के लिए वैलिड है वही किसी भी नंबर ऑफ सेल्स के लिए वैलिड होगा। तो ये मान लीजिए कि ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है और ये R2 है। ठीक है, और यहाँ पर ये रेजिस्टर है R, यहाँ से कुछ करंट आया, लेट दैट करंट भी आई। ये करंट को दो रास्ते मिलेंगे सर, इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, I1 एंड I2। जितना करंट यहाँ से आया I1, यहाँ से कितना करंट आया I2, ये दोनों यहाँ पर निकल के ऐड हो जाएंगे, अगेन I1 प्लस ऑफ I2 एंड दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट I। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इस पॉइंट को आप मान लो A, तो इसको मान लो B। देखो सर, ये आपको लूप दिखाई दे रहा है, ए बी आर ए इज द लूप क्लियर टू ऑल। हमें करना क्या है, बेसिकली हमें ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है और आर इक्विवेलेंट, मतलब वी वांट टू रिप्लेस दिस होल कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से हमें इस पूरे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करना है। अगर सर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना चाहते हैं, ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट और ये आर, यहाँ पर करंट जा रहा है आई, तो इस केस में हमें मालूम है, ये मैंने लास्ट डे भी ये बनाया था, आप लोगों को लूप बताया था कि अगर मान लो इफ दिस इज अ लूप ए बी सी डी, तो इस सिंगल लूप के लिए जो इक्वेशन आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, ई इक्विवेलेंट माइनस ऑफ आई आर इक्विवेलेंट।
ठीक है, माइनस ऑफ आई आर इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, और यहां से आप इसको लिख सकते हैं प्लस ऑफ आई कॉमन आर इक्विवेलेंट प्लस ऑफ आर, इज इट क्लियर, इज इक्वल टू 0, इज दिस इक्वेशन क्लियर टू ऑल? ये हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, लास्ट वाली क्लास में। अरे क्या हो गया, बोलो। यस सर। कितने बच्चे बचे हैं, खास पहले तो चुप क्यों है यशवर्धन? यस यस सर। हाँ, अब देखो हमें एक्चुअली में इस कॉम्बिनेशन को, ये वाले जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, उसको एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना है। एंड टू रिप्लेस दिस कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल सेल, हमारा जो सिंगल सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, व्हाट विल बी दैट इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सिंगल सेल, वो हमें फाइंड आउट करना है। उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें चाहिए, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई विल बी यूजिंग KVL, दैट इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। I will form two loops and I'll apply KVL to the two loops, and then from there, by simplifying, we'll try to find out what will be the value of E equivalent of the combination and what will be the value of R equivalent of the combination. ठीक है, तो इस लूप में A B R A से स्टार्ट करिए और B से R, जो नीचे वाला रेजिस्टर है वहां पहुंचे, फिर वापस A पे आइए। If you'll start from A and you will end up at A again, आपको इक्वेशन मिलेगी माइनस ऑफ E1 minus of I1 R1 minus of IR, this whole will be equal to 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा E1 plus of I1 R1 plus of IR is equal to 0. This is my one of the equation. Is it clear? In the same way, in loop B C R D, ये दिखाई दे रहा है आपको सेकंड वाला पार्ट? यस सर। D से स्टार्ट करिए, D से C पे जाइए और फिर R होते हुए वापस D पे आइए। तो इसमें आप लिखेंगे माइनस ऑफ E2 माइनस ऑफ I2 R2 माइनस ऑफ IR, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, E2 प्लस ऑफ I2 R2 प्लस ऑफ IR इज इक्वल टू 0 इज माय सेकंड इक्वेशन। अब करना क्या है आपको, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय R1 एंड इक्वेशन 2 बाय R2 एंड देन ऐड 1 and 2, और फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए। ठीक है, तो पहले यहां तक नोट करिए, उसके बाद हम आगे फर्दर काम करते हैं। भाई आपको करना क्या है, यू हैव टू डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय R1 एंड द इक्वेशन 2 बाय R2 एंड देन वी विल ऐड दिस टू इक्वेशंस। ठीक है, ताकि हम फाइनली सिंप्लीफाई करके ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, तो वो करेंगे, बट उसके लिए पहले आप ये इतना नोट करो। then हो गया भाई? डन सर। वेरी गुड। अब ध्यान से सुने, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को यू विल डिवाइड बाय R1, तो यू विल गेट E1 बाय R1 प्लस ऑफ I प्लस ऑफ IR अपॉन R1, ये आपकी इक्वेशन बन रही होगी। देखिए, when you will divide the equation 1 by R1 you will get this, and when you divide the equation 2 by R2 you will be getting E2 by R2 plus of I2 plus of IR upon R2 is equal to 0. This would be the second that you will be getting. Now you have to add these two equations. तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो E1 R1 प्लस ऑफ E2 R2 प्लस ऑफ I1 प्लस I2 मिलेगा सर यहाँ पर, प्लस ऑफ I R 1 upon R1 plus 1 upon R2, this whole is equal to 0. कोई दिक्कत? And what can we write this I1 plus of I2 as? Yes, I1 plus I2 को हम कितना लिख सकते हैं? What we can write this value? I1 plus I2 I। ठीक है, तो अगर हम इसको I लिख सकते हैं तो क्या लिखते हैं, E1 R1 plus of E2 by R2, इसको हम I लिख सकते हैं, तो ये और ये I कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 plus of this will be equal to R into 1 upon R1 plus of 1 upon R2, this whole value will be equal to 0। अब बस एक लास्ट स्टेप सर, यहां तक समझ आ गया है? प्लीज एक बार बता दो, अनुभव, अफान, यहां तक क्लियर है? ये I1 प्लस ऑफ I2, सिंस I1 प्लस ऑफ I2 इज इक्वल टू I, इसलिए ऐसा हुआ है। भाई यहां तक क्लियर है? एक बार हाना बोल दे, यशवर्धन, शिवांग, जल्दी बोल। यस सर। अब फाइनली करो डिवाइड above इक्वेशन,
ऊपर वाली जो ये इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दीजिए बाय 1/r1 + 1/r2, इस पूरी इक्वेशन। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, E1/r1 प्लस ऑफ E2/r2 प्लस ऑफ I एज इट इज, इस पूरे टर्म को आप 1/r1 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर बन जाएगा 1/1/r1 प्लस 1/r2 प्लस ऑफ इस वाले टर्म को जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिएगा इस वाले टर्म को व्हेन यू विल बी डिवाइडिंग इट बाय 1/r1 प्लस 1/r2 तो क्या मिलेगा, तो ये 1/r1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 बचेगा क्या, r बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही होगी, ध्यान से देखिए, दिस यू विल बी गेटिंग द फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को और आपके जो सिंगल सेल की इक्वेशन है उसको कंपेयर करिए। तो पहले यहां तक आप नोट करिए, तो मैं आपको बताता हूं किसको किसके साथ कंपेयर करना है। Done, sir. यहां तक सबने नोट कर लिया तो प्लीज आप देखो, जो एक इक्वेशन मैंने बनाया था ना वो बॉक्स के अंदर, उसके साथ आप इस पूरे को कंपेयर करो। जब आप उसके साथ इस पूरी इक्वेशन को कंपेयर करोगे, व्हेन यू विल कंपेयर द होल इक्वेशन विद दैट वन, तो जब आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, आपको दिखाई देगा कि इसमें ई इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर है। तो द वैल्यू ऑफ ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 प्लस ऑफ E1/r1 प्लस ऑफ E2/r2 एंड सो ऑन। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू इसके बराबर होगी, और इसमें जो आर इक्विवेलेंट है ना, आर इक्विवेलेंट वो ये वाला टर्म है। आर इक्विवेलेंट को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई देगा आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 1/r1 प्लस 1/1/r2। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 1/r1। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी कैन राइट द आर इक्विवेलेंट एज 1/r1 प्लस 1/r2। इसको आप 1/r1 प्लस 1/r2 लिख सकते हैं, क्लियर, एंड सो ऑन। दिस इज द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपका सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ईएमएफ विल बी रिटन एज E1। अरे मैंने कुछ गलती की है सर, E1/r1 को डिवाइड नहीं किया। ये हो जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे भी 1/r1 प्लस 1/r2 लिखना मैं भूल गया था, प्लीज इसको लिख लो। ये देखो, ये वाला जो है ना E1/r1 प्लस E2/r2, ये वाला टर्म भी तो 1/r1 से डिवाइड होगा। इसके नीचे मैं 1/r1 प्लस 1/r2 पुट करना भूल गया था। चाहो तो मैं इसको फिर से लिख दूं या समझ गए? समझ गए। तो इसको लिखो, इसको जल्दी से लिखो तो इसी पे थोड़ी सी और PhD कराऊं। सक्षम, इरेज कर दूं? Yes, sir. ठीक है, मैं इस बात को फिर से समझा देता हूं कि भाई अगर आपके सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो E इक्विवेलेंट आप लिखते हैं E1/r1 प्लस ऑफ E2/r2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो कि समेशन ऑफ EI/RI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/RI। और इसी तरह से 1/R इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हो 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब आप पूरे कॉम्बिनेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो बाय अ सिंगल सेल जिसका E इक्विवेलेंट ऐसे will be given by this and R equivalent will be given by this। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि that is equal to 1/R equivalent is nothing but 1/RI का समेशन। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात इसमें एक बात और याद रखिएगा कि जैसे मैंने आपको राइट कॉम्बिनेशन एंड रॉन्ग कॉम्बिनेशन सीरीज में बताया था, in the similar way we have right and wrong combination in the case of parallel combination. In the similar way we have right combination and wrong combination in the case of parallel combination also। ठीक है, मतलब क्या सर, अगर मान लीजिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, दिस इज द सेकंड सेल दैट वी हैव एंड these two cells are connected this way। ये दोनों सेल इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, सच दैट कि ये वाला सेल E1/R1 है, ये वाला सेल E2/R2 है, और यहाँ से कुछ करंट आ रहा है which will divide into two parts। तो ये दो सेल्स अभी भी पैरेलल में हैं, बट ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अभिनव, क्यों रॉन्ग है ये? Why is this combination a wrong combination? Why it's a wrong combination of cells? अभिनव,
देखो राइट तो अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, जैसा मैंने सर्किट बना के सॉल्व किया था उसमें दोनों सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक पॉइंट पे कनेक्टेड था या नहीं, पॉजिटिव एक साथ और नेगेटिव एक साथ, टेल मी यस और नो। यस सर। बट इसमें अगर आप देखेंगे बेटे तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो दिस विल बी कंसीडर्ड टू बी रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो इस केस में अगर आप ई इक्विवेलेंट लिखेंगे तो इसमें आप लिखेंगे E1 अपॉन R1 माइनस ऑफ E2 अपॉन R2। जरूरी नहीं है कि E2 के साथ ही माइनस लिखा जाए, E1 के साथ भी माइनस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर रहे हो या फ्लिप कर रहे हो। मेरी बात समझो, द सेल विच इज रॉन्गली कनेक्टेड, आप उनमें किसी एक की पोलैरिटी को फ्लिप ओवर करेंगे ताकि आपको राइट कॉम्बिनेशन मिल सके। पैरेलल कॉम्बिनेशन में राइट का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड नेगेटिव ऑफ सेल्स आर आल्सो कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, पैरेलल के केस में मैं फिर से रिपीट करूंगा, पैरेलल के केस में राइट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अब सीरीज के केस में क्या होता है, तो सीरीज के केस में हम ये कह सकते हैं कि राइट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव ऑफ एक इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अनदर। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगर दोनों के केसेस में अगर राइट कॉम्बिनेशन नहीं है तो हम किसी एक सेल की पोलैरिटी को फ्लिप ओवर करते हैं और जिसकी पोलैरिटी को हम फ्लिप ओवर करते हैं उसके साथ माइनस साइन लगाते हैं। आई होप मेरी बात सबको समझ आ गई होगी। बट सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अभी भी 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद द पोलैरिटी। अच्छा, इसी केस में अगर मान लीजिए एक और पॉइंट बता रहा हूं कि इफ इन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर मान लो कि आइडेंटिकल सेल्स हो और कितने आइडेंटिकल सेल्स हो, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, और वो कैसे कनेक्टेड हो, पैरेलल में। n मतलब n नंबर ऑफ सेल्स, मतलब n नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है। और आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि EMF ऑफ द सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सेल दोनों इक्वल हो, मतलब तभी आइडेंटिकल कहलाएंगे। मतलब क्या सर, मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दिस इज द वे द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल। ये सारे सेल्स क्या है, आइडेंटिकल है, ER तो ये सब पैरेलल में है। अगर तो इस केस में E इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E/R प्लस ऑफ E/R एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1/R प्लस 1/R एंड सो ऑन। कोई दिक्कत, n नंबर ऑफ टर्म्स तक, तो NE/R डिवाइडेड बाय N/R, R से R कैंसिल, N से N कैंसिल, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इक्विवेलेंट की वैल्यू E आएगी या नहीं आएगी। बेटा कुछ हजम हुआ? इसका मतलब अगर आप आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट EMF उतना ही होगा जितना सिंगल सेल का EMF है। क्लियर? यस सर। इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट EMF of combination is equal to EMF of single cell। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल अगर करेंगे आप तो इक्विवेलेंट EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विवेलेंट EMF रिमेन्स सेम। ठीक है, हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन अगर ये आइडेंटिकल सेल्स का होता तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट EMF वुड हैव बीन इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में द इक्विवेलेंट EMF रिमेन्स सेम। डन सर। Done. चलिए सर, तो वंस वी आर डन विद दिस फॉर्मूलाज एंड ऑल दिस थिंग्स, अब हम इस पोजीशन में कि वी कैन सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो दो तीन क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, देखते हैं आप लोगों को कितनी बात समझ में आई है। तो 2-3 क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन इस पर नहीं बनते हैं। सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वेदर द सेल्स आर कनेक्टेड इन अ राइट कॉम्बिनेशन और इन अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इस बात का बस ध्यान रखना एंड देन यू कैन सॉल्व इजीली। सर क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये एक सेल है और सर ये दूसरा सेल है इस तरह से, ठीक है, और ये एक तीसरा सेल है, वी हैव अनदर सेल लाइक दिस, ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन है हमारा एंड वी हैव अ रेजिस्टर। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप KCL KVL लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, बट इट विल बिकम लेंदी।
ठीक है, उससे आसान तरीका क्या होगा कि जहां पर आप सेल्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, तो एडवाइस क्या होगी मेरी, एडवाइस आपके लिए ये है कि देन यू शुड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट बाय KCL and KVL, you should go for the simple series and parallel combination formula. ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपका ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ये आपका 10 वोल्ट का सेल है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 20 वोल्ट का सेल है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लेट अस से 10 ओम है। 10 ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, एक काम करते हैं 2 कर देते हैं इसको, 2 ओम है, और ये 8 वोल्ट है, ये 1 ओम है। आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ करंट। अब मुझे बताओ, इससे पहले आप लोग शुरू करें, मुझे बताया अनुभव जोशी, अनुभव सर अनुभव सर अनुभव मुझे Yes, एक बात बताइए कि सर ये जो 10 वोल्ट और 20 वोल्ट के सेल्स हैं, हाउ आर दे कनेक्टेड? पैरेलल पैरेलल कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया। तो कर पाओगे आप ये सॉल्व? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। करंट अगर एक से, इफ यू हैव मोर देन वन सेल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड E equivalent and then you will write the formula I is equal to E equivalent divided by total resistance. तो कर पाओगे अनुभव? यस सर करिए। आ गया आंसर? तो बस निकलने वाला शिवांग का आंसर -1/2। चलो मैं बताता हूँ सर, एक बात तो ऑब्वियस है, विदाउट एनी डाउट, दीज टू दैट आई कैन सी हियर, these two are connected in parallel and their combination is not right. I mean, these two cells are connected in parallel with in the wrong combination. Am I correct? ये जो combination Yes, है वो sir. right है या wrong है? So of course the combination is wrong because positive of one is connected to negative of another. एक का positive दूसरे के negative के साथ connected. तो E equivalent की वैल्यू कितनी आएगी सर? किसी एक को flip करोगे? Which of the cell do you want me to flip? कौन सा सेल? मान लो कि मैं नीचे वाले सेल को फ्लिप कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है चलो। तो सर अगर आप you'll flip the second cell, तो 10/2 minus of 20/2 divided by कितना, 1/2 plus 1/2, 1/2 plus 1/2 is 1, 10/2 is 5 and ये 10, तो इसका मतलब ये जो E equivalent आएगा वो -5 आएगा, ठीक है। और इसमें जो R equivalent आएगा, R equivalent that will be equal to 1 ohm because 1/2 plus 1/2 is 1, तो R equivalent 1। अब ये माइनस लिखना नहीं है, माइनस क्या इस बात को इंडिकेट कर रहा है, उस बात को समझो। हमने क्या माना, हमने ये माना, हमने किसको निगेटिव माना, तो हमने इसको निगेटिव लिया। तो जिसको हमने निगेटिव लिया इसका मतलब है वो डोमिनेंट हो रहा है, क्योंकि आपका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आया है वो भी निगेटिव आया है। इसका मतलब जिसको आपने निगेटिव माना है वैसा ही आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ की भी पोलैरिटी बनानी पड़ेगी। देखो बात समझो, ये जो आपका सेल है वो तो एज इट इज रहा, ये सेल पहला वाला 8 वोल्ट 1 ओम का, ये तो एज इट इज है। अब इन दोनों का जब इक्विवेलेंट आप ड्रॉ करेंगे तो यू हैव टू ऑप्शंस कि सर इक्विवेलेंट ऐसा बनाए
या इक्विवेलेंट ऐसा बनाए। हाउ टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट ये ऊपर वाला पहला केस या इसमें इक्विवेलेंट दूसरा केस? तो अब कौन डिसाइड करेगा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसा बनेगा, उसकी पोलैरिटी क्या होगी? तो वो डिसाइड करेगा आपका फाइनल आंसर। अगर फाइनल आंसर में आपका इक्विवेलेंट पॉजिटिव आया होता तो हम ये कहते हैं कि भाई जैसी इसकी पोलैरिटी है वैसे ही इक्विवेलेंट की पोलैरिटी होगी। बट फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि जिसको हमने नेगेटिव माना उसकी पोलैरिटी जैसी है वैसा ही ई इक्विवेलेंट की पोलैरिटी होगी। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे कि भाई इस इक्विवेलेंट की जो पोलैरिटी होगी, दिस इज हाउ द पोलैरिटी ऑफ दिस इक्विवेलेंट विल बी ड्रॉन एंड दिस रेजिस्टर इज ऑफ रेजिस्टेंस जो भी है 4 ओम। ठीक है, और ये वाला कितना हो गया, इसको सॉल्व किया तो हमने ये 5। अब माइनस नहीं लिखना है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग हमने इसका पोलैरिटी बना दिया है और ये 1 ओम एज इट इज। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगेन जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये वाला और ये वाला दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। बट कैसे कनेक्टेड है? आर दे इन राइट कॉम्बिनेशन और दे आर रॉन्गली कनेक्टेड? Yashvardhan, what is your claim? Are the two cells Sir, rightly wrong. connected or wrong? Wrong. तो इसका मतलब सीरीज तो है but again they are in wrong combination। तो आप लिखेंगे 8 minus of 5 means I have just flipped over the polarity of the second cell। तो 8 minus of 5 is equal to 3 volt। ठीक है, और ये वाला जो होगा ये R equivalent that will be equal to 1 plus of 1 is equal to 2 ohm। तो आप फाइनली आप जो इसका आंसर लिखेंगे वो कितना होगा? तो करंट विल बी इक्वल टू नथिंग बट equivalent that will be equal to 3 divided by 1 plus 1 2 divided by 6। तो करंट मेरे हिसाब से हाफ एम्पियर। ठीक है, ये करंट आएगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। आई होप सबको क्लियर हो गया। एक और ऐसा सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। प्लीज हरी अप। डन? डन सर। One more of this type and then we'll proceed to the next। एक क्वेश्चन और, it was asked in JEE। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि सेम डेटा था जो आईआईटी ने पूछा था, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम था जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी फॉर्मेट का क्वेश्चन सेम टू सेम आईआईटी ने पूछा था विद द डिफरेंट डेटा, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे डेटा याद नहीं रहता तो एग्जैक्ट डेटा तो मैं नहीं ले सकता, बट इस फॉर्मेट का क्वेश्चन था जो आईआईटी ने पूछा था। तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके आंसर दो। ये रजिस्टर ये ऐसे, यहाँ पर एक सेल ऐसे, ठीक है, और ये एक सेल ऐसे। ये आपसे बोला गया 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 8 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 20 वोल्ट, ये 4 ओम, and this resistor is of 4 ohm। this point is P, let's say this point is Q। आपको बताना है कि what would be the potential difference between P and Q। Vp minus Vq is equal to what? कोई मुझे बता सकता है कि अच्छा इस क्वेश्चन को obviously you can solve in two ways। अगेन आप मतलब आप KVL KCL KVL का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, 2 लूप बना सकते हो, उससे करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ऊपर वाले दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं और नीचे वाले दोनों सेल भी सीरीज में कनेक्टेड हैं। बोलो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस Yes, sir. अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि ये 6 और ये 20 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, and similarly 8 and 10 they are also connected in series and they are connected in right combination। सही? कॉम्बिनेशन भी राइट है। तो अगर आप देखिए सर, बस एक शिवांग बोल रहा है, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं यार। Yes, sir. अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 6 और ये 6, तो ये 6 और 20, इसका मतलब यू कैन रिप्लेस बाय सिंगल सेल। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 26, ये हो जाएगा 26, और ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 ओम, 26 वोल्ट 6 ओम। नीचे वाला अगर आप देखेंगे, नीचे वाला तो ये कितना है? 8 और 2, मतलब 8 और 10 कितना होगा? 18। वोल्ट और 2 1 3 ओम, और ये एक रेजिस्टर, ये 4 ओम। यहां तक क्लैरिटी है? प्लीज बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस मुझे बता सकते हो ये दोनों सेल कैसे कनेक्टेड है? 18 वाला और ये 26 वाला, हाउ दीज आर कनेक्टेड? Parallel. पैरेलल। ठीक है, क्या सर इस बीच वाले रेजिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों सर?
क्योंकि इस बीच वाले रेजिस्टर को अगर आप ऐसे सोचो, इमेजिन करो, अगर किसी बच्चे के मन में आए कि सर इसमें बीच में एक रेजिस्टर भी तो दिखाई दे रहा है, तो सर पैरेलल कैसे है, तो सर इस रेजिस्टर को अगर आप ऐसे लगा दोगे, अगर आप ऐसे कनेक्ट कर दो, यहां से हटा के नीचे लगा दो, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, बिकॉज यहाँ पर अगर करंट इसमें देखें I1 और यहाँ से करंट अगर देखें I2, तो यहाँ पर करंट आ रहा है I1 प्लस ऑफ I2। अगर इसको मैंने नीचे भी लगा दिया तब भी यही होगा सर, I1 यहाँ से करंट आ रहा है I2 और यहाँ करंट कितना जाएगा I1 प्लस ऑफ I2। इसका मतलब है कि इस मिडिल रेजिस्टर को आप मिडिल में दिखाएं या आप आउटसाइड द सर्किट दिखाएं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। ये ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं, दे आर द आइडेंटिकल केस। These two circuits are exactly identical. Did you understand? Exactly identical है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सर, E इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे आप? E इक्विवेलेंट आप लिखेंगे 26/6 प्लस ऑफ 18/3। गंदा सा रिजल्ट है तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यहाँ क्या लिखेंगे 1/6 प्लस ऑफ 1/3। इसी तरह से 1/R इक्विवेलेंट को आप क्या लिखेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट को आप लिखेंगे 1/6 प्लस ऑफ 1/3। ठीक है, तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. करंट क्या लिखोगे आप, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस ऑफ R इक्विवेलेंट। यहां से आप करंट निकाल लोगे। अब जो ये करंट आया, तो ये करंट जो नेट करंट आएगा वही नेट करंट इस 4 ओम से पास होगा। तो पोटेंशियल Vp माइनस ऑफ Vq होगा कितना, तो दैट वुड बी इक्वल टू नेट करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस R। ये सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। आई होप आपको मेथड क्लियर है। यस सर। ठीक है, जल्दी से नोट करो सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। डन सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब देखिए सर, इसी कॉन्सेप्ट पे सेक्शन तुम्हारा वो क्वेश्चन बेस्ड था जो तुमने आज पूछा है। आपने पूछा था या किसी और ने पूछा था? आई होप आप, या शायद यशवर्धन ने पूछा था, कोई भी जिसने भी पूछा था। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज पहले तो समझो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स by which you can find the value of resistor of unknown resistance। मतलब अगर कोई एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, तो with the method of this Wheatstone bridge or with the concept of this Wheatstone bridge you can find the resistance of the resistor whose resistance is not unknown। ठीक है, अब ये दिखता कैसा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जनरल अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसका और भी फॉर्म्स हैं, जैसे आपको और भी फॉर्म्स है जिसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज ड्रॉ करते हैं, बट एक फॉर्म जो आपको जनरली दिखाई देता है वो ये फॉर्म है। ये 4 रेजिस्टर होते हैं, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर ले लीजिए आप, और यही कॉन्सेप्ट यूज होता है आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। आप आगे पढ़ेंगे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एप्लीकेशन है 2 केसेस में, एक है मीटर ब्रिज और दूसरा है पोटेंशियोमीटर। बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, और वो दोनों इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे मान लीजिए ये रेजिस्टर है R1, ये रेजिस्टर है R2, ये रेजिस्टर है R3, ये रेजिस्टर है R4, एंड दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। डू यू नो व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? Yes. करंट Anybody? इंडिकेटर। करंट इंडिकेटर मतलब इट इंडिकेट्स करंट, कि अगर इसमें इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा तो इसकी जो निडल है दैट गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो निडल का डिफ्लेक्शन इस बात को इंडिकेट करता है कि भाई उस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है। अगर कोई करंट नहीं है तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। इफ अ करंट फ्लोज थ्रू दैट ब्रांच इट विल गेट डिफ्लेक्टेड। तो सर ये गैल्वेनोमीटर हमें पढ़ना है इसके बाद वाले चैप्टर में। उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उस वाले चैप्टर में हमें गैल्वेनोमीटर पढ़ना है डिटेल में, राइट? अभी तो सिंपली उसका यूज है, तो बस इतनी बात याद रखो कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिटेक्ट्स करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में जो करंट डिटेक्ट होता है वो किससे होता है, तो गैल्वेनोमीटर डज दैट। ओके, तो आप देखिए, मान लीजिए बेटा यहाँ से कुछ करंट आया, करंट इज आई, यहाँ कोई सेल लगा रखा है हमने, करंट आई आया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ करंट I1 जाएगा बेटा, मान लीजिए यहाँ से करंट I2 जाएगा। टेल मी यस और नो। यहाँ पर इन नॉर्मल सिचुएशन में कह सकता हूँ करंट डिवाइड होगा, लेटर से IG करंट यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ कितना करंट जाएगा, I1 माइनस IG। अरे सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बोलते चलो। Yes, sir.
ठीक है, तो यहाँ से करंट कितना आया IG, तो यहाँ पर करंट कितना आएगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, मेरे लाल, यहाँ से करंट I2 आया और IG आया, दोनों ऐड हो गए तो इसमें जाएगा I2 प्लस ऑफ IG। यहाँ से I1 माइनस ऑफ IG आ रहा है, यहाँ से I2 प्लस ऑफ IG, दोनों यहाँ पर ऐड होगा तो IG से IG खत्म, तो ये कितना हो जाएगा I1 प्लस ऑफ I2। IG से IG खत्म तो ये कितना होगा I1 प्लस ऑफ I2, I1 प्लस ऑफ I2। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत? एंड दिस I1 प्लस ऑफ I2 इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज इक्वल टू I। ये आपका करंट है ना। अब देखो इसमें बस एक बात याद रखो, व्हीट स्टोन ब्रिज तो ये है, इसकी एक स्पेशल कंडीशन है जो हमारे काम की है, दैट इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या मतलब होता है? तो व्हेन, या आप ये कह सकते हो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मींस बैलेंस्ड व्हीट स्टोन bridge means that IG is equal to 0। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या मतलब होता है? IG 0। IG का क्या मतलब? गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। फिर से सुनो, व्हीट स्टोन ब्रिज को हम बैलेंस्ड तब कहेंगे जब हम सर्किट में तो करंट फ्लो करा रहे हैं बट गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये कब ऐसा होगा? जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। भाई करंट कब फ्लो नहीं करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। एम आई करेक्ट अनुभव? कि भाई करंट कब फ्लो नहीं करेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। Yes, इसका sir. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि Vx माइनस ऑफ Vy बिकम्स इक्वल टू 0, या आप यहां से ये कह सकते हैं कि Vx बिकम्स इक्वल टू Vy। और ये कंडीशन कब अचीव होगी कि सर Vx बिकम्स इक्वल टू Vy? व्हेन डू यू थिंक द कंडीशन विल बी अचीव्ड? तो याद रखिए, दिस कंडीशन इज अचीव्ड व्हेन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। अब देखिए बस इतना ही हमें खेलना है, फिर से सुन लीजिए। गैल्वेनोमीटर में जब कोई करंट नहीं जाएगा तो हम कहेंगे कि जो हमारी ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं गया। और ये अचीव कब होगा? ये कंडीशन अचीव कब होगी? जब रेजिस्टर्स के रेशियो इक्वल होंगे। बस उसी चीज को मैं दिखा रहा हूं सॉल्व करके कि रेजिस्टर्स के रेशियो इक्वल होंगे तो आपको ये कंडीशन अचीव हो जाएगी कि देयर विल बी नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर ब्रांच। इसको समझने के लिए देखो, मान लो कि मैं दो लूप कंसीडर कर रहा हूं, लेट मी टेक दीस टू लूप्स। तो इन लूप दिखाई दे रहा है आप लोगों को AXYA। इस वाले लूप में अगर हम चल रहे हैं इन द बैलेंस कंडीशन, तो माइनस ऑफ I1 R1, इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा तो उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्लस ऑफ I2 R3 इज इक्वल टू 0। टेल मी यस और नो बेटे। तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3। अरे हाँ ना बोल भाई। Yes, sir. ऐसे ही इन लूप, दूसरा लूप ले लो आप XBY X, ये लूप नंबर 2 ले लो। इस लूप में अगर आप जा रहे हो तो माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ IG, although I have taken IG but IG has to be 0, प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ IG। अच्छा ये रेजिस्टर कौन सा? R2, और यहाँ पर रेजिस्टर कौन सा? R4 इज इक्वल टू 0 बिकॉज IG वाला ब्रांच तो वैसे ही 0 करंट जा रहा है। ये IG 0 हो गया, ये IG भी 0 है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? यहाँ से आप लिखेंगे माइनस ऑफ I1 R2 प्लस ऑफ I2 R4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप लिख सकते हैं I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। इज इट करेक्ट? ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप डिवाइड कर दीजिए दोनों को, डिवाइड 1/2। अब 1 को 2 से डिवाइड करोगे, देखो आपको कंडीशन मिलेगी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। मिल रही है कंडीशन? प्लीज सी दिस। Yes, sir. यही आपके बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है। और ये कंडीशन आपसे क्या कह रही है? तो दिस कंडीशन इज सिंपली इंडिकेटिंग दैट कि अगर दो रेजिस्टर्स के रेशियो बाकी दो साइड के रेजिस्टर्स के रेशियो के इक्वल है, मतलब एक साइड के रेजिस्टर्स का रेशियो अगर दूसरे साइड के रेजिस्टर्स के रेशियो के बराबर है, तो उस केस में आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। और जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बट एक बात का ध्यान रखना कि अगर गैल्वेनोमीटर ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा तो उसका क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस भी 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको नोट करो तो मैं बताता हूं। Done, sir. Done, sir. हो गया? चलिए अब इसमें मैं एक चीज देखता हूं कितनी अकल है। भाई ये सबसे हो गया ना? सबने नोट कर लिया? मतलब यशवर्धन, सक्षम, सबने नोट कर लिया है? तो मैं इस पे एक चीज पहले देख लेता हूं, आपकी अकल चेक कर लेता हूं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा सर। मैंने बोला कि सर ये मान लीजिए ये रेजिस्टर है,
ये रेजिस्टर है, दिस इज अनदर रेजिस्टर, दिस इज द फोर्थ वन, यहाँ पर एक और रेजिस्टर। आई हैव कनेक्टेड अ सेल दिस वे, यहाँ पर एक सेल लगा दिया, यहाँ पर एक सेल लगा दिया, एंड द सेल हैज अ वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट। ये 2 ओम का रेजिस्टर, ये 4 ओम का रेजिस्टर, ये 3 ओम का रेजिस्टर, ये 6 ओम का रेजिस्टर, ये 5 ओम का रेजिस्टर, मान लो कुछ भी बना रहे, आपको बताना व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस केस, है ना, करंट निकालना। अब मुझे बताओ, ओरली सॉल्व करते हैं, पहले आप लोगों से पूछता हूँ, इज इट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट? नो सर। Yes, sir. देखो एक बात तो पहले आप लोग समझिए कि अगर मान लीजिए कि कोई, अगर मैं ऐसा बनाऊं सर्किट, यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैं ऐसी कोई सर्किट बनाऊं, पहले तो इस बात को आप समझिए, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, मान लो ये 5 ओम है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। मुझे एक बात बताओ, इस पहले उस वाले को भूल जाओ, इस वाले को देखो, पहले इस वाले को मुझे बताओ, इज इट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट? हरी अप, जल्दी बोलें सब। देखो कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, 5 रेजिस्टर हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस चेक किया करो कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। कैसे चेक करोगे? इस वाले का रेशियो और इस वाले का रेशियो, मतलब 2/4 और 3/6, ये रेशियो सेम है या नहीं है, देखो तो। Yes, sir. नहीं समझे भाई, सब नहीं बोल रहे यार, प्लीज बोलो यार, ऐसे मनोबल टूट जाता है पढ़ाने का। भाई दोनों रेशियो 1/2 आ रहा है ना, फान। अगर रेशियो इक्वल है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, मतलब इसमें करंट की वैल्यू 0 होगी, तो इस रेजिस्टर को यहां से हटा दो, मतलब जिसमें करंट नहीं जाएगा उस रेजिस्टर के होने का कोई मतलब नहीं बनता, तो उसको वहां से हटा दो, तो आपकी जो सर्किट है दैट विल गेट रिड्यूस टू दिस 4 रेजिस्टर सर्किट। अब इसमें ये 2 ओम और ये 4 ओम कैसे कनेक्टेड है शिवांग? तुम ही बोल लो बेटा। 2 ओम और 4 ओम कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। और 3 ओम और 6 ओम कैसे कनेक्टेड है? सक्षम। Series. और फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। समझ में आ गया कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो क्या करना होता है? Yes, sir. अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स गेट बैक टू दिस सवाल। मुझे बताओ कि इज इट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट? इसमें Yes. बीच वाले को हटा सकते हैं या नहीं? नो सर। कैन आई रिमूव दिस 5 ओम और नॉट? नो। वेरी गुड शिवांग। ऑब्वियसली इसमें हम इस 5 ओम को नहीं हटा सकते। सर क्या ये बैलेंस नहीं है? सर बैलेंस है, बट इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि देखो ये 2 और 4 1/2 है, ये 3 और 6 ये 1/2 है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसमें करंट 0 आप कह रहे हो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 0 होना चाहिए। भाई अगर आप उस ब्रांच में कह रहे हो कि करंट 0 है तो उस ब्रांच के 2 एंड्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस भी तो 0 होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 20 है, और यहाँ 20 है तो यहाँ 20 है, ये 20 यहाँ दिखा लो, या ये 0 है यहाँ तो यहाँ 0। क्या इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस 0 आ रहा है या 20 - 0 आ रहा है? No, sir. बात समझ आई? तो इसका मतलब ये है कि सर ये आप इसकी तरह सॉल्व नहीं कर सकते, जैसा ये किया वैसा वो सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब है यू कैन नॉट रिमूव दिस 5 ओम रेजिस्टर। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये तो नॉर्मल सीरीज और पैरेलल से सॉल्व होगा। सर ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है, इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम, ये दोनों रेजिस्टर अगेन दे आर इन सीरीज, तो इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 ओम, एंड देन वी हैव 3 रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, और आर इक्विवेलेंट निकाल के और फिर यहाँ पर आप फर्दर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? ये 6 ओम है, ये 5 ओम है, एंड दिस वुड बी 9 ओम, ठीक है, और ये 20 वोल्ट का सेल। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/5 प्लस 1/9, और ये करने के बाद आप फिर आप क्या निकाल लेंगे? करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. तो प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको देखो, ये एक एक्सेप्शन केस मैंने आपको करा दिया है। वैसे तो आपको जब भी ये रेशियो इक्वल होता है
तो आपकी सर्किट ऐसी होगी कि बीच वाले रेजिस्टर में करंट तो नहीं जाएगा, बट एक एक्सेप्शन बता दिया है कि रेशियो सेम होने पर भी बीच वाले रेजिस्टर को आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज उसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, इसलिए आप उस केस में बीच वाले रेजिस्टर को हटा के सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाले रेजिस्टर के अक्रॉस अगर सेल लगा हुआ है तो दैट रेजिस्टर कैन नॉट बी रिमूव्ड। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू ऑल। Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए सर, बस यहीं तक आज, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, sir.